आप मैन्युफैक्चरर जो है ना उसके बारे में बताएंगे, मैन्युफैक्चरर सेल टैक्स एक्ट में क्या होता है? सर मैन्युफैक्चरर इज अ पर्सन हु फिक्स द प्राइस फॉर द गुड्स, और प्राइस फिक्स करने के बाद उसने वो गुड्स जो है ना सर फर्दर उसने बेचनी होती है रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि उसको रीसेल कर सके। अच्छा, आप मिठाई बनाते हैं, क्या आप मैन्युफैक्चरर कहलाए जा सकते हैं? सर नहीं, वो तो प्रोड्यूसर हुआ क्योंकि वो मिठाई बना रहा है तो प्रोडक्शन कर रहा है एक्चुअली। अच्छा चले, ठीक हो गया। आप आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर लाहौर। अच्छा, लाहौर में आप समझ लें कि आप ट्रैक्टर ट्रैक्टर के जो पार्ट्स बनाते हैं, या आपने एक शॉप जो है वो बनाई हुई सॉरी है? सर। ट्रैक्टर नहीं हो, ट्रैक्टर, ट्रक, बस जो भी ऑटो पार्ट्स होते हैं। जी जी ट्रक। हाँ, आप उसके जी सर। पार्ट्स पार्ट्स बनाती हैं, तो आप क्या मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे? सर अगर तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में आ रहा है फिर तो नहीं, अगर अगर तो कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं है फिर तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर है, लाइक उसकी सप्लाई जो है वो अगर ज्यादा है करोड़ से तो फिर तो मैन्युफैक्चर है। ठीक हो गया। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? सेल टैक्स में पर्सन क्या होता है? सर पर्सन मींस इसमें सर कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सब आते हैं इसके अंदर। वेरी गुड। तो एक और आपने सेल टैक्स में पढ़ा होगा, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या चीज है, और जी सर। क्या चीज है? सर शेड्यूल 3 में वो सारी गुड्स हैं जिस पे टैक्स लगता है, लाइक शेड्यूल 6 है जिसमें सर सब एग्जाम्पशन है उन गुड्स पर शेड्यूल 3 में सर वो सब चीजें इंक्लूड है जिस पर टैक्स लागू होता है। अच्छा, जो आप बाजार से कपड़े खरीदते हैं बरीजे से या खादी वगैरह से, इन पे टैक्स लगता है, क्या ये शेड्यूल 3 की चीजें हैं? जी सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ चीजें पता आपको? जी सर बिल्कुल। क्या टाइम ऑफ सप्लाई होता है? सर टाइम ऑफ सप्लाई वो टाइम है जिस टाइम पे गुड्स जो है वो डिलीवर की जाती है। जब गुड डिलीवर की जाती है तब जो है सर पर टैक्स लगता है, या जब रेसिपेंट ने गुड रिसीव कर ली है तो फिर टैक्स लागू होता है। चले, ऐसा ऐसा हम करते हैं कि मेरी एक शॉप है, और आप जो है वो खरीदार हैं उस जो भी कमोडिटी, मैं सीमेंट बना रहा हूँ, आप सीमेंट के खरीदार हैं। मैंने जी सर। आपने मुझे पैसे दिए, मैंने जो सीमेंट जो है ना वो कहा कि जनाब अपना सीमेंट उठा लें। अब ये आपने सीमेंट जी रिसीव नहीं किया, तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई हो गया? नहीं सर, जब मैं रिसीव कर लूंगी तब टाइम ऑफ सप्लाई है, आल्दो कि आपने वो सीमेंट जो है भेज भी दिया हो कैरियर के थ्रू, बट जब मुझे इन द एंड मिलेगा तब मैं उसके ऊपर टैक्स जो है ना उस पे इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, व्हेन द रिसीवर विल रिसीव द गुड्स। एक्स्ट्रा टैक्स क्या चीज होती है? सर एक्स्ट्रा टैक्स वो टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लगा सकती है, मतलब गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है थ्रू नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में वो कह सकती है इस टैक्स पेयर को जी एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं। ये वो टैक्स है जो कि सिंपल टैक्स और उसके बाद लगता है। नो नो यानी सॉरी सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स, से याद आ गया मुझे। सर एक्स्ट्रा टैक्स है जो 2% लगता है यूजुअल टैक्स के ऊपर, एग्जैक्टली लाइक 17% है तो 2% टैक्स और लगेगा तो वो 19% हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा सर जो एज पर द नेम टेलिंग तो उसमें ये लगता है एक्स्ट्रा टैक्स तो वो जैसे मैंने बताया कि 2% इंक्रीज हो सकता है, फर्दर ये है जो फिर सर जैसे मैंने पहले बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है। नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स तो आपने बता दिया ना कि 17% एक टैक्स है, और जी गवर्नमेंट जो है इससे भी ज्यादा टैक्स लगा सकती है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है। ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक फर्दर टैक्स होता है। सर वो भी माइंड में नहीं आ रहा, सॉरी स्किप। अच्छा, अगर आप एक टैक्स जो है ना बेच रही हैं चीजें, ऑब्वियसली आप सेल टैक्स भी रिसीव कर रही हैं। अगर आपने एक बंदे को 100 रुपए की चीजें बेची हैं, आपने 17 रुपए टैक्स उस पर वसूल किया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने उस बंदे से 19 रुपए वसूल कर लिए, 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए हैं,
तो ये एक्सेस टैक्स का क्या बनेगा इस एक्सेस टैक्स का? गवर्नमेंट ने तो आपसे 17 रुपए लेने हैं क्योंकि आपने तो 100 रुपए की चीजें बेची हैं, तो फिर 2% कहाँ जाएगा? एक्चुअली एक्स्ट्रा टैक्स तभी 2% उन लोगों पे लगता है, सपोज अगर मैंने जो है किसी बंदे को सेल किया है जो कि अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन पे से 2% तो टैक्स लगेगा। और जो 2% टैक्स है सर, ये बंदा वो अपने पास नहीं रखेगा, सप्लायर वो सर इसको सबमिट करवाएगा एफबीआर में। अच्छा, उसे सबमिट कराएगा एफबीआर में, यानी कि अगर आपने एक्सेस टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स में कोई फर्क है? हाँ, टैक्स तो सर वही बताया है, एक्सेस और फर्दर टैक्स का सर मुझे इसमें कोई नहीं आ रहा अभी माइंड में। अच्छा, ठीक हो गया। जो टाइम पीरियड टैक्स का जी क्या सर। सेल टैक्स का क्या टाइम पीरियड होता है? सर 1 मंथ होता है, लेकिन जो टैक्स पे करना होता है सर वो 15th डे होता है, 15 ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की। अच्छा, हर केस में 15th होगा? जी सर। अच्छा, जबरदस्त। तो जो सेल टैक्स रिटर्न है, जी ये सर। ये आपने कब जमा करानी है? टैक्स तो आपने पे कर दिया 15 को, तो सेल टैक्स रिटर्न कब जमा करानी है? सर ये हर महीने के बाद करवानी होती है। अच्छा, हर महीने के बाद तो करानी होती है, लेकिन इसका कोई डेट होती है ना? सर 15 डेज से पहले पहले करवानी होती है। लाइक अगर हम लोग पे करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, सर्विस जो हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हम लोग 15 डेज से पहले पहले कर देते हैं, फर्स्ट से लेके 15th डे तक, अच्छा अच्छा, यानी कि अदरवाइज नोटिस आ जाता है। आप फर्स्ट डे को भी आप, यानी कि जैसे ये अप्रैल का महीना है, इसका सेल टैक्स जी सर। रिटर्न आप 1 मई को जमा करा सकते हैं? जी सर, पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद मई में करवा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और ऑडिट के बारे में कुछ जानती है? सेल टैक्स का जो ऑडिट है, ये किस सेक्शन के तहत सिलेक्शन होती है ऑडिट की? सेक्शन स्पेशल ऑडिट है जो कि सेक्शन 37 के तहत होता है। स्पेशल ऑडिट आप कह रही हैं सेक्शन 30, और पेनल्टीज किस सेक्शन के तहत लगाई जाती है? तो सेक्शन 33 एंड 34। 33 एंड 34। अगर आप एक रिटर्न नहीं जमा कराती 1 महीने का, तो उसकी कितनी पेनल्टी? आई गेस 10,000 है इसकी। 10,000 है। अगर उसमें जी सर। कोई टैक्स का डिफॉल्ट भी है तो फिर क्या होगा? ये तो फिर भी 10,000 आपने टैक्स जमा कराना है, 5 लाख रुपए, लेकिन आपने रिटर्न नहीं जमा कराया और ऑब्वियसली टैक्स भी आपने नहीं जमा कराया, तो फिर आप पे 10,000 ही पेनल्टी होगी सिर्फ? नहीं सर, तब तो ज्यादा होगी जब आप डिफॉल्ट करती है ना आपने तो। अच्छा, डिफॉल्टर क्या होता है? सर डिफॉल्ट इज द पर्सन हु अवेट्स द टैक्स, जो टैक्स को अंडरस्टेट करता है, या फिर अब जो है टैक्स क्रेडिट है वो ज्यादा ले लेता है, या रिफंड है वो ज्यादा ले लेता है। अच्छा, रिफंड ज्यादा ले लेता है या टैक्स इवेड करता है तो उसको डिफॉल्टर कहते हैं? जी सर, जो टैक्स पे भी नहीं कर रहा इज आल्सो डिफॉल्टर। अच्छा, और ड्यू डेट? सर ड्यू डेट इज द 15th डे ऑफ द मंथ। यानी कि ये हर इसके अलावा ड्यू डेट की कोई डेफिनेशन नहीं है? सर मुझे यही भी फिलहाल आ रही है। अच्छा, आपके जहन में फिलहाल यही आ रहा है, ठीक हो गया। चले, वेरी गुड। आपने सेल टैक्स में काफी चीजों के जवाब दिए हैं, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें जो ना वो गलत बताई हैं। सर वो डिफाइन करते तो गलत बताइए। हाँ, फर्दर टैक्स जो है ना, उसमें और एक्स्ट्रा टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्दर टैक्स वो होता है जब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स कर रहे हैं, तो फर्दर टैक्स आप पे लगता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा टैक्स जो है ठीक वो है। अगर आप, ये खास कैटेगरीज पे लगता है, और ये इसमें तमीज नहीं होती है आप रजिस्टर को बेच रहे हैं या अनरजिस्टर को बेच रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा टैक्स किसी चीज पे लग रहा है तो वो तमाम चीजों पे लगता है। फर्दर टैक्स जो है वो अनरजिस्टर को सेल्स पे लगता है। इसके अलावा जो डिफॉल्टर है ना, वो ये नहीं होता। डिफॉल्टर वो होता है कि जो अपना एरिया जो है ना, टैक्स लायबिलिटी जमा नहीं कराता। जो टैक्स छुपाता ना, वो तो इवेडर है, टैक्स इवेडर है।
इवेड करता है। जी सर। डिफॉल्टर वो है जो अपनी लायबिलिटी जमा नहीं कराता। और आपसे कौन से क्वेश्चन राइट हुए, सर। कोई है जो रह गया जो सर क्वेश्चन? ड्यू डेट का पूछ रहे थे आप कहते हैं बस 15 ही होती है। ड्यू डेट जो है ना वो 15 तो रिटर्न की वजह से होती है ना, कि आपने रिटर्न टैक्स जमा कराना, टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट है ये। हम्म। लेकिन अगर आपने ओके सर। कोई ऑर्डर किया है और उसके बाद कोई पेमेंट ड्यू हो गई है, तो वो चेंज हो जाएगी। रिटर्न के लिए तो 15 है, लेकिन जी सर। अगर आपने कोई टैक्स किसी पे इम्पोज किया है और उसको जमा कराने के लिए आपने एक नोटिस दिया, तो फिर नोटिस में जो आपने डेट मेंशन की है वो ड्यू डेट बन जाएगी। 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो राइट। है ना, ये तो रिटर्न जमा कराने जी के सर। लिए, इन रिस्पेक्ट रिटर्न ऑफ, किया है। हाँ, रिटर्न जमा कराने के लिए। और कौन से क्वेश्चन आपसे किए? ठीक है कोई क्वेश्चन भूल रहा हो आप? सर। ये आपने किया था कि रिटर्न उसी डेट में, मतलब आपने भी से पूछा कि रिटर्न किन डेट्स में हो सकती है, तो हाँ, मैंने बताया कि 15, मतलब रिटर्न जो मैंने ना, गलत बताया। रिटर्न जो है ना वो यकम तारीख को नहीं जमा हो सकती। अच्छा। रिटर्न जो है ना वो उसका ये कि अब जो नया प्रोसीजर है उसमें 10 तारीख तक आप, एनेक्स्चर सी होता है एक रिटर्न का, ये पहले नहीं था, ये अब इंट्रोड्यूस होगा। ये एनेक्स्चर सी जो है ना राइट। रिटर्न का एक पार्ट होता है, जिसमें आप सिर्फ वो चीजें मेंशन करते हैं जो आपने बेची होती हैं। ठीक है, अपनी सेल्स मेंशन करते हैं, और वो सिस्टम के अंदर चली जाती है एनेक्सर सी की जो चीजें है ना। इस तरह जिसने वो खरीदी होती हैं, जब वो उन्हें एंटर करने लगता है तो वो खुद ब खुद यानी कि आ रही होती है, उसको वो मैच कर जाती हैं आपस में। तो अब पहले निजाम ये था कि आप जो मर्जी अपना क्लेम कर दें, जो ये मैंने चीजें बेची हैं, ये मैंने खरीदी हैं, दूसरा बंदा भी क्लेम कर देता था ये मैंने इससे ली हैं या उसको बेची हैं। तो जो उनकी मिसमैचिंग होती थी उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर था। लेकिन अब सिस्टम ऐसा डिजाइन राइट। इन्होंने कर दिया है कि अब आप सिर्फ वो चीजें ही मेंशन कर सकते हैं रिटर्न में जो आपने खरीदी हैं किसी खास बंदे से, और अगर उसने आपको बेची हैं तो वो भी उन्हें मेंशन कर रहा होगा। अगर उसने आपको नहीं बेची तो आप उन्हें क्लेम नहीं कर रहे होंगे अपने रिटर्न में। और कौन सी चीज आपसे पूछी थी? सर और ये पूछना था, सर जो मुझे क्वेश्चन पूछना है वो ये, सर मैंने पढ़ा भी था डिफरेंस, वो आपका लेक्चर भी सुना कि सर जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज में डिफरेंस। तो सर जो मुझे समझ आया वो यही था कि इसमें हम टैक्स क्रेडिट जो है ना सर वो क्लेम कर सकते हैं जीरो रेटेड में, लेकिन लब के एग्जाम में हम ये नहीं कर सकते। सर यही डिफरेंस बनता है या फिर और भी क्लैरिटी डिफरेंस है? नहीं, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो जीरो रेटेड गुड्स हैं उनमें टैक्स क्रेडिट के क्लेम के लिए उनको जीरो रेटेड डिक्लेयर किया जाता है। कि जो उनके रॉ मटेरियल खरीदते हुए, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल जो है ये जी जी। पाकिस्तान में तो सेल नहीं होते, ये तो बाहर के ममालिक जाते हैं, पाकिस्तान में तो इतने फुटबॉल नहीं बिक्री होते। अब लेकिन फुटबॉल बनाने में बहुत सारा रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है, जिसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर सियालकोट में बैठा हुआ है वो सेल टैक्स पे करता है, जो उसका रॉ मटेरियल जब लेता है। अगर पाकिस्तान में फुटबॉल बिक रहा हो तो पाकिस्तान के शहरियों से सेल टैक्स तो लिया जा सकता है, वो तो मैन्युफैक्चरर ले लेगा। लेकिन क्योंकि फुटबॉल ने होना ही जाके एक्सपोर्ट है, बाहर के दुनिया में जाना है, तो अगर उसको जीरो रेट करेंगे तो वो अपना टैक्स क्रेडिट जो है ना वो क्लेम कर सकेगा, जो उसने 17% के हिसाब से रॉ मटेरियल पे लिया होगा। जो एग्जाम सप्लाई है उन पे सिरे से होता ही नहीं है, उन पे ना आप रॉ मटेरियल खरीदते हुए उनकी तैयारी में कोई सेल टैक्स पे करेंगे, ना उनको बेचते हुए आप सेल टैक्स वसूल करेंगे उनमें सर ना। मेजर डिफरेंस यही है, मेजर हम ये बता सकते हैं? मेजर डिफरेंस यही है इसमें, कि वो टैक्स सर अभी आपने क्रेडिट। मुझसे पूछा था इंटरव्यू के स्टार्ट में कि ट्रैक्टर एंड स्वीट्स के एग्जांपल, तो सर ये ठीक था या आप डिफाइन कर रहे हैं? हाँ, मैन्युफैक्चर। मैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसमें प्रोडक्शन भी होती है और मैन्युफैक्चरिंग भी एक ही चीज है। प्रोडक्शन किसी चीज की और मैन्युफैक्चरिंग एक ही चीज है। लेकिन मैन्युफैक्चरर की बड़ी क्वालिटी ये है कि मैन्युफैक्चरर ऐसा बंदा होता है जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है या बना रहा होता है, और उसका टर्नओवर जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा एक साल में होता है, और उसका बिजली का बिल या 8 लाख से ज्यादा होता है, वो वो जो मैन्युफैक्चरिंग। कॉटेज इंडस्ट्री है। अदरवाइज है वो मैन्युफैक्चरर, लेकिन सेल टैक्स उसे मैन्युफैक्चरर नहीं कहता। सेल टैक्स उसे कहता है कि आप चीजें बना जरूर रहे हैं लेकिन आप कॉटेज इंडस्ट्री है, लिहाजा आपको मैन्युफैक्चरर का इंटाइटलमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है ना, ये आपने ज़हन में रखना है, इसकी कंडीशन है इसकी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। और पेनल्टी का आपने पूछा था, अगर एक बंदे का रिटर्न जमा उसने नहीं कराया, टैक्स उस महीने का था ही नहीं, उसका कारोबार ही बंद है, 6 महीने एक बंदे का कारोबार बंद है, लेकिन लॉ तो कहता है वो हर महीने अपना रिटर्न जमा कराएगा। लेकिन अगर वो करवाए ना ना रिटर्न करवाए। अपना रिटर्न अगर वो जमा नहीं कराता, नील रिटर्न जो है, तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर जब जुर्माना लगेगा वो मिनिमम लगेगा 10,000 रुपए के हिसाब से।
ठीक है, 33(1) सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 की है पेनल्टी। लेकिन अगर उसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है, टैक्स भी डिफॉल्ट किया, तो फिर वो उसके ऊपर मिनिमम पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि फिर एक खास फार्मूला है उसके तहत उसका टैक्स डिफॉल्ट के हिसाब से उस पर डिफॉल्ट चार्ज भी लगेगा। ठीक है सर ये सेक्शन 33 में जो पेनल्टीज हैं सर, ये सारी दफा पढ़ लें, गो थ्रू कर लें इसको, जो पेनल्टी टेबल दिया हुआ है। पेनल्टी जो ना वो गो थ्रू कर लें आप, अच्छी चीज है, ज्यादा बातें आपको पता हो, लेकिन बहुत सारी बातें ना आपको टेक्निकली इतनी साउंड आपकी तैयार हो नहीं सकती, क्योंकि आप किताब में पढ़ना चीज एक अलग चीज होती है। लेकिन ये कि आप लोगों जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये इम्प्रेशन अच्छा जरूर होगा इंटरव्यू के ऊपर कि आपको चीजों का पता है, जो भी वहां पे टैक्स का बंदा बैठा होगा। ठीक है ना। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब वो साहब जिन्होंने कल जो है ना एंट्री नहीं मारी थी, मियां वकास साहब मुझे लग रहे हैं नए न्यू कमर। मियां वकास साहब आप कल नहीं थे, आप माइक ओपन करें जरा, आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। कुरातुलैन ये बताएं कि ई इंटरमीडियरी क्या होता है। ए इंटरमीडियरी, ए इंटरमीडिएट सर एक पर्सन होता है जो कि टैक्स पेयर और एफबीआर के दरमियान जो है वो कोलैबोरेशन कायम करता है, उसे ई इंटरमीडिएट का नाम दिया जाता है। नहीं या किस अगर हम किस्म का लोग कोलैबोरेशन करता है वो, क्या कोलैबोरेशन, वो तो वकील भी करता है। सर अगर रिटर्न जमा करवाना होता है किसी ने, लाइक अगर किसी को रिटर्न जमा करवाने की समझ नहीं आ रही है, उसको रिटर्न फिल नहीं करना आ रहा, उसको कवानीन नहीं पता, तो इन ई इंटरमीडियरी वो पर्सन होता है जो कि टैक्स पेयर को फैसिलिटेट कर रहा होता है, कि उसको गाइडलाइन दे रहा होता है कि उसने जो है वो रिटर्न जो है वो किस तरह से फाइल करने गाइडलाइन तो हैं। आप अगर टैक्स के दफ्तर में जाएं, वहां पे आपको जिससे भी पूछेंगे वो आपको हेल्प आउट करेंगे। हमारे पास कोई बंदा आएगा, हम उसको हेल्प आउट कर देंगे कि भाई इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तो क्या हम इंटरमीडियरी बन जाएंगे सारे लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ई इंटरमीडिएट के बारे में, जो ई के बारे में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर अगर आजकल जो फाइलिंग है एफबीआर में, जो फाइल रिटर्न करवाना होता है, वो ई फाइलिंग जो है वो शुरू हो गई हुई है। तो अगर कंप्यूटराइज किसी को रिटर्न फाइल नहीं करना आ रहा, तो उसके बारे में जो हेल्प आउट करता है वो ई जी, इंटरमीडिएट। आपने आधा जवाब बताया। वो हेल्प आउट नहीं करता, बल्कि उसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल ही करता है। ठीक है ना। जी वो जी आउटपुट टैक्स क्या होता है? सर, आउटपुट टैक्स जो होता है बेसिकली हम लोग जब किसी को चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो उस बेचने के ऊपर जो हम लोग उस बंदे से टैक्स वसूल कर रहे थे, आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है। तो इसके अलावा जो इनपुट टैक्स जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। तो जो हम अपनी परचेजेस पे टैक्स दे रहे होते हैं वो इनपुट कहलाता है, और जो हम लोग उस अगले बंदे को बेच के जो उससे टैक्स ले रहे होते हैं वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। अच्छा, स्पेशल जज का पता आपको, ये क्या बोला? हाँ जी सर, स्पेशल जज के बारे में मैंने पढ़ा है और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ बिल्कुल रहा। ऐसे बता दें, रासा आइडिया जो भी आपका हो। स्पेशल जज क्या चीज है? सर स्पेशल जज के लिए एक क्वालिटी तो मेरे माइंड में जो आ रही है कि स्पेशल जज जो है वो इसको तो एक सेशन जज का होना, इस बंदे को जो है वो सेशन जज का होना लाजमी है इसको स्पेशल जज बनने के लिए, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए। सर मैं अच्छा, एग्जैक्टली चले याद नहीं कर चले पा रही चले, क्योंकि कोई बहुत बात नहीं, टाइम। कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि टैक्स क्या है, सेल टैक्स में क्या टैक्स है? सर सेल्स टैक्स जो होता है ना वो एक लाइबिलिटी है जो कि नहीं गवर्नमेंट नहीं जो नहीं है नहीं वो नहीं, अपनी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी सेल टैक्स जो एक्ट है वो क्या कहता है कि टैक्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? सेल्स टैक्स क्या कहते हैं कि टैक्स में क्या क्या चीजें हाँ शामिल हैं। हाँ हाँ, क्या चीजें, यानी कि सेल टैक्स की नजर में क्या चीज टैक्स है? ऐसा टैक्स जो कि गुड्स या गुड्स के किया जाता है, ठीक है। ऐसी गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर की जा रही हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग सेल्स टैक्स कहते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्ट्स की जाती हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम सेल्स टैक्स में शामिल करते हैं। लेकिन सर्विसेज जो होती है उसको हम सेल्स टैक्स में जो है वो जैसे हमने कंसिडर नहीं करते। हमने इंपोर्ट किए कुरातो लाइन, होजरी इंपोर्ट कर रहे हैं हम बाहर के मुल्क से, जी पोर्ट के ऊपर जी
उस पे 1 लाख रुपए सेल टैक्स डिडक्ट हो गया, 50,000 रुपए इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया, 50,000 रुपए कस्टम ड्यूटी उस पे डिडक्ट हो गई, और 30,000 रुपए जो है वो प्रोविंशियल लेवी जो है उसके ऊपर चार्ज हो गई। ये कुछ 2 सवा 2 लाख रुपए बने, तो ये सारे का सारा टैक्स है फिर। नहीं सर, लेकिन इसमें जो सेल्स टैक्स होगा उसकी डिस्टिंक्शन अलग होगी, वो सारे नहीं नहीं टैक्स अपनी है, जगह, लेकिन तो जो सारा टैक्स है ना। सेल टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इनमें से सेल टैक्स कौन कौन सी चीजें हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, मैं अच्छा आपका पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही जो अच्छा आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे। इसका सेल टैक्स जो ये कहता है कि टैक्स का मतलब सिर्फ सेल टैक्स है। सेल टैक्स जी एक्ट जो है, सेल टैक्स एक्ट ये कहता है कि टैक्स का मतलब सिर्फ सेल टैक्स है। इनकम टैक्स सेल टैक्स एक्ट की नजर में टैक्स नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी जी उन अगर सेल टैक्स का टैक्स का लफ्ज अगर सेल टैक्स एक्ट में कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है, उसका मतलब सिर्फ सेल टैक्स है, ठीक है। जी और रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? एक बिजनेस से आप उसकी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना चाह रही हैं, आपने जो ना जी एक डिजाइनर शॉप बनाई है, डिजाइनर जो सूट्स आते हैं, ये आप उसका बिजनेस शुरू करने वाली हैं, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे सेल उसकी बिजनेस की सेल टैक्स सर, रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेल्स टैक्स का जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, STR 7 होता है आई थिंक सो, वो यूज करेंगे। उसके बाद जो है मेरी जो बिजनेस प्रेमिसेस है उनके फोटोग्राफ्स होंगे, GST अटैच फोटोग्राफ्स होते हैं। इसके अलावा नहीं, जो है जीएसटी तो मेरी आप जीएसटी अटैच फोटोग्राफ क्या होती है? सर ये जियोग्राफिकली जो है हमारी लोकेशन है, हमारी प्रेमिसेस जो है उसकी लोकेशन क्या है, तो उसकी फोटोग्राफ्स होती हैं और ये हम लोग अटैच करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के साथ। क्या क्या ऐसा तो मुमकिन है? GST बिल्कुल, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा लें और इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन ना कराएं? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स की जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है वो करवाना लाजमी है, लेकिन अगर एक्साइज की बात कर लें या फिर सेल्स टैक्स की बात करें तो तब जो है वो एक रजिस्ट्रेशन से काम चल सकता है। यानी कि जी अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपने चीजें खरीदनी है और बेचनी है, आप इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, तो आप सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं, तो कोई हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेल्स टैक्स में हो जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स में जो है उसकी सालाना इनकम को कवर अप करने के लिए उसे इनकम टैक्स के लिए भी रजिस्टर करना होगा, दोनों में कंपलसरी होगी। नहीं, कंपलसरी तो साल के एंड पे करा लेंगे, चलो ठीक है, काम चल जाएगा। जी जी टैक्स इनवॉइस क्या होती है? बिल्कुल। टैक्स इनवॉइस, हाँ सर हाँ। इनवॉइस जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू होता है जो कि सेलर इशू करता है, और उस इनवॉइस को इशू करने के लिए लाजमी है कि वो सेलर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हो, और वो जो इनवॉइस होती है उसके ऊपर वो डिटेल्स मेंशन करेगा, जो चीज़ें उसने बेची उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी कैसी है, और सेल्स टैक्स लगाने से पहले जो है उसकी अमाउंट कितनी थी, और सेल्स टैक्स चार्ज करने के बाद वो जो है वो परचेजर से कितनी अमाउंट चार्ज कर रहा है। तो इनवॉइस जो होता है वो इन चीज़ों का मजमूआ होती है। अच्छा, सेल टैक्स इनवॉइस आप बता रहे हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर सकता है, या अनरजिस्टर्ड पर्सन जी सेल टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, चलें, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप सेल टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकती हैं। वो इनवॉइसेस आपने कितने, एक इनवॉइस आपने जो है सदफ को इशू की है, कुछ चीज बेची है, तो वो इनवॉइस आपने कितनी देर संभाल के रखनी है? सर इनवॉइस जो है वो रिकॉर्डिंग के पीरियड में आ जाती है कि तो रिकॉर्ड जो होते हैं वो 5 साल के लिए जो है वो सेव करने के लिए कहा गया है। सेल्स टैक्स जो है वो हम लोगों को प्रिस्क्राइब करता है कि रिकॉर्ड जो है एटलीस्ट 5 ईयर्स तक जो है प्रिजर्व रखा जाए। अच्छा, ये 6 साल का पीरियड है, ये नोट रखें, ठीक है। रिकॉर्ड, राइट। जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है वो आपने 6 साल तक रिकॉर्ड यानी कि मेंटेन रखना जी है। सर। और जो सेल जी टैक्स सर। की रजिस्ट्रेशन है ना, वो नहीं मिलती जब तक आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हो। जब तक आपके पास एनटीएन नंबर ना हो, उस वक्त तक आप सेल टैक्स जी की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। सबसे पहले बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, अगर आप एओपी हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं। फिर आप रजिस्ट्रार ऑफ एओपी जी से, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो होता है उससे सबसे पहले आप अपने आप को एओपी के तौर पर रजिस्टर कराते हैं। उसकी बुनियाद पे एओपी में 1-2 मेंबर्स होते हैं,
उसकी बुनियाद पे आप फिर एनटीएन अप्लाई करती हैं, एनटीएन नंबर लेती हैं, रजिस्ट्रेशन होती है आपकी इनकम टैक्स की, फिर आप अपने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एसटीआरएन लेती हैं, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं और बिजनेस आप शुरू करते हैं। ठीक है, सेल टैक्स का मतलब तो है, मतलब सेल टैक्स का नंबर का मतलब तो ये है ना कि आपने कंज्यूमर से टैक्स इकट्ठा करके देना गवर्नमेंट को। एनटीएन का मतलब ये है कि जी। आपसे भी तो टैक्स लिया जाना है ना, एनटीएन के अगेंस्ट वो फिर आपने जमा कराना है जो टैक्स है। ओके। अच्छा, ओके डेबिट सर, नोट, थैंक यू। क्या चीज है डेबिट नोट? डेबिट नोट जो होता है, जब एक सेलर जो है वो चीजें सेल कर रहा है और अगर परचेजर जो है, सर डेबिट नोट जो होता है वो मेरे ख्याल से परचेजर की तरफ से ऐड किया जाता है कि जब वो चीजें कैंसिल आउट कर देता है अपनी परचेजेस को, तो वो फिर उसकी जो इनवॉइस होती है उसमें वो डेबिट नोट डाला जाता है कि ये जो चीजें हैं वो कैंसिल आउट कर दी जाती हैं, तो वो फिर इनवॉइस अच्छा, में डेबिट नोट डाला ये जाता बताएं कि सेल टैक्स में रिकवरी की क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है? है। तो कोई, सेल्स टैक्स में हाँ हाँ हाँ। रिकवरी का प्रोसीजर ये है कि हम लोग रिकवरी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे नोटिस भेजेंगे। तो नोटिस जमा करवाने की उसे एक डेडलाइन दी जाएगी। अगर वो उसको गो थ्रू नहीं करता, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता, तो फिर हम लोग जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज बैंक अटैचमेंट के थ्रू कर सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी बिजनेस प्रीमिसेस को जो है वो सील कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास और काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जो कि मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया अच्छा, मुझे चले इस चीज़ चले को रिवाइज किए। चले, कोई तो बात वो नहीं। मोटिव, सिर्फ हाँ मुझे आप जी। सेक्शन बता दें कि रिकवरी ऑफ सेल टैक्स किस सेक्शन के तहत होती है? सेक्शन 34 था आई थिंक सो, अच्छा, ये आप सब रिकवरी के लोग लिए, या जितने भी 36 था। लोग आप सुन रहे हैं, याद रखें सेक्शन 48 है, जिसके तहत रिकवरी रिकवरी अमल में लाई जाती है। इनकम टैक्स में किस सेक्शन से रिकवरी शुरू होती है, कौन सा सेक्शन सबसे पहले इस्तेमाल होता है टैक्स को रिकवर करने के लिए? सर मुझे इस टाइम बिल्कुल भी याद जो है वो किन किन चीज़ों को डील करते हैं। 3 माह हो चुके हैं, हम लोगों ने इनको पढ़ा ही नहीं है, इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल जो भूल चुके हैं। लेक्चर्स है ना उनको रिवाइज करें, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपके काम आने वाली है। रिकवरी की प्रोविजन जो है ना वो सारे लोग आप देखें। ठीक है, बाकी आप लोगों की जी तैयारी सर। अच्छी है, बहुत अच्छी है, इम्प्रेसिव है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप रेडी रखें जरूर, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। मेंटली आपको इनके लिए तैयार होना चाहिए। जी सर, वो तो ऐसा है ना कि टाइम आने के ऊपर हम लोग जो है वो अपना सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे, उसको सेक्शन देखेंगे, तो फिर वो तो हम लोगों के लिए जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा हमारा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है हमारी, वो ये जनरल क्वेश्चनिंग की आंसरिंग होती है, या कि फिर ये होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है बाद का, ये हर्डल बन जाता है हमारा सिलेक्शन के टाइम पे। नहीं, कोई तो नहीं, लास्ट टाइम जब मैं, कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं है। आप सब लोगों की कम्युनिकेशन वो अच्छी है। लास्ट टाइम अगर इशू था तो मे बी आपका रिटर्न में स्कोर जो है वो बिल्कुल मार्जिन पे हो, बिल्कुल मार्जिन से आप पास हुई हो, ये वजह हो सकती है। लेकिन इस टाइम आई एम होपफुल कि हमें जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, इंशाल्लाह आप तमाम लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप तमाम लोग से मुलाकात होगी फील्ड में, आप तमाम लोग सेलेक्ट होंगे इसमें। होपफुली सर, तो ये है कि अभी आप हमसे जो डिस्कशन करें ना, लास्ट टाइम तो फोकस था इंटरव्यूअर्स का। आपने बताया भी था कि अखबारों में से जो सुर्खियां उठा के तो उन लोगों ने टैक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स से एफबीआर के, हाँ, उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा हुई थी। उन दिनों बहुत एक इशू चल रहा था, रियल एस्टेट का इशू चल रहा था गवर्नमेंट एफबीआर के साथ। तो उसके ऊपर लोगों की बहुत ज्यादा ओपिनियन वो लोग मांग रहे थे। तो हमें बाज़ औक़ात नहीं पता चलता है कि एफबीआर जो है इनका क्या इशू किसके साथ अभी चल रहा है, किसके साथ नहीं चल रहा है। ये तो बात है ना कि काइंडली आप, आप लोग जो अखबारात पढ़ेंगे ना उसमें टैक्स से रिलेटेड अखबारात में खबरें जरूर पढ़ें। जैसे पनामा जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट कल जिसका फैसला जारी करने वाला है, ये पूरे का पूरा जो केस है ये है ये टैक्स का। इसमें बाकी जी इदारे जो है ना वो क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ये टोटल थारोली जो है ना इनकम टैक्स का केस है। ठीक है, लेकिन ये कि उसमें बहुत सारे इदारे इन्होंने इन्वॉल्व कर लिए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ना, पैसे उन्होंने पहुंचाए हैं या कुछ भी किया यहाँ से, ये एलिगेशन है ना। बेसिकली टैक्स नहीं हुई रकम, ये एतराज है। ये एतराज नहीं कि पैसे उन्होंने कहाँ से कमाए हैं, एतराज इस चीज पे कि जो पैसे इन्होंने कमाए हैं इस पे इन्होंने पाकिस्तान में टैक्स अदा नहीं किया और ये बाहर लेके चले गए।
ये पूरे का पूरा मनी जो है ना टैक्स का फोकस है। और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैंने एक इस पे स्लाइड्स कुछ तैयार की हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, लेकिन ये कि आप अखबारात को देखते रहें, थोड़ा सा उसमें से क्वेश्चंस निकालें, ताकि हम उसी तरीके से फिर उनके जवाब जो है ना आपको बताएंगे। और खुद से भी हम कोशिश करते हैं कि टैक्स रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनके ऊपर क्विज बनाएं या उन पे क्वेश्चंस तैयार करें, आपसे भी पूछें। ठीक है जी सर, बल्कि मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट है लास्ट टाइम के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस की, जो कि आप वो 100+ इंटरव्यू क्वेश्चन। आप जो लास्ट टाइम के जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन वो सारे क्वेश्चन एडमिन को ईमेल करें, सबका भला होगा। जी उससे मिलते जुलते आंसर मजीद भी तैयार करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा होगा ना वो तो आपसे टैक्स का बारीक क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन जी जो वहाँ पे पैनल के अंदर दूसरे मेंबर्स हैं जो जिनकी टैक्स की बैकग्राउंड नहीं है, वो आपसे बिल्कुल मोटी मोटी बातें करेंगे टैक्स के बारे में। जैसे ये जी सर, वो ये टैक्स के बारे में तो एक एक चेयर पर्सन जो है हमारे पैनल के, वो तो हमसे हमारे डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, या फिर अगर हमारी जॉब मेंशन की होती है तो वो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करते हैं, और उसी जॉब को टैक्स के साथ जोड़ जोड़ के फिर उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं। एक तो ये हो जाता है, और एक सेकंड बंदा जो होता है वो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट क्वेश्चन करता है। लाइक मैं जब इंटरव्यू में अपेयर हुई लास्ट टाइम, तो मुझसे उन्होंने पूछा जी कि आप मुझे बताएं कि कौमी तराने में कौम, सल्तनत और मुल्क का रैंकिंग क्या है। तो उस टाइम एक तो बंदा वैसे प्रेशराइज हुआ होता है, और एकदम से वो अजीब सी वर्डिंग यूज करके उसको, हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि हम लोग तराने में पढ़ते हैं कि कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा था बिंदाबाद। तो यही बात उसने वो मुझसे पूछी थी, और मैंने इसको बस लॉजिकली आंसर कर दिया तो वो ठीक हो गया, वरना ये माइंड में क्लिक करने वाली बात थी कि ये तो एक ही नाम की बात है। तो इस तरह से क्वेश्चनिंग होती है, बहुत सिंपल होती है, लेकिन एट अ टाइम आपका माइंड क्लिक नहीं करेगा तो आप फेल हो जाओ, ये बात। चले कोई बात नहीं सदर, आपका अच्छा रहा तजुर्बा। साथ जमाल साहब आप अपना माइक खोलें, आपसे शुरू करते हैं। वाहिद साहब, साथ साहब आपसे सवाल का आगाज करते हैं। मुझे ये बताएं कि टोटल इनकम क्या होती है? इससे टोटल इनकम होती है बेसिकली वो इनकम जो एक। जी जी मैं सुन रहा हूँ। साथ जमाल साहब चले गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ मारिया हैं जी। मारिया, आप अपना माइक खोलें। टोटल इनकम क्या होती है मारिया? सर टोटल इनकम 5 हेड से ली जाती है, जिनमें सैलरी और प्रॉपर्टी में से जो आएगी, और कैपिटल नहीं सर। अच्छा, पाकिस्तान के टोटल डेट कितना है, फॉरेन डेट? $6 billion आई थिंक। चले $600 billion। आप ये बता दें, पाकिस्तान में पठानों का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पेशावर। पेशावर नहीं भाई, कराची। पाक दुनिया में पठानों का सबसे बड़ा शहर कराची है। पूरी दुनिया के अंदर पश्तून कम्युनिटी का सबसे बड़ा शहर कराची है। ठीक है, सही। हमारे हमसाये ममालिक कौन कौन से हैं? ईरान, चाइना, इंडिया जी, और अफगानिस्तान। इसके अलावा कोई हमारा नेबर कंट्री नहीं है? नहीं सर। अच्छा, इनसे हम तिजारत भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं हमसाया ममालिक से? जी सर, बिल्कुल सर। ईरान से क्या ट्रेड होती है हमारी? ईरान से सर एक तो इलीगल जो है, मतलब गैस की है, ठीक है सर, और ऑयल की है। अच्छा, और कारपेट्स वगैरह वहां से इंपोर्ट होते हैं सर। जीडी, जीडी लफ्ज सुना आपने? जीडी,
जी फॉर गुड्स और डी फॉर डॉग, ये जीडी क्या होता है? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं। जीडी होता है गुड्स डेक्लेरेशन। इसे थोड़ा डिफाइन करेंगे सर आप? गुड्स डेक्लेरेशन ये होता है जब आप चीजें कोई इंपोर्ट करते हैं ना, तो आपका सही सर। जो आपको चीजें बेच रहा होता है वो आपको जीडी देता है, गुड्स डेक्लेरेशन, जो आप पोर्ट पे बताते हैं जनाब ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा जीडी है, ये मुझे दें क्लियरेंस के लिए, ठीक है, ठीक। गुड्स डेक्लेरेशन होती है। इनपुट एडजस्टमेंट के बारे में कुछ पता है? सारी चीजें भूल गए हैं, उससे स्क्रीनिंग की तैयारी की थी। अच्छा मेरे भाई, ये चीजें आप तेज है। भूल गई हैं, लेकिन आप इनको रिवाइज करें। आपकी तैयारी मुझे जो है ना हौसला बख्श नहीं लग रही। आप चीजों को रिवाइज करें सही। मेरे भाई, चीजें रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आएंगी आपको। और थोड़ा इंटरेस्ट लें। आपने रिटर्न पास कर लिया, आप नौकरी के करीब हैं। अगर आप चाहते हैं ना जॉब करनी है आपने, तो आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं इसको हासिल करने के। जो इसमें मेन काम था, मेजर मुश्किल थी, वो आपने क्लियर कर लिए। अब तो इंटरव्यू है सिर्फ, इसमें तो गपशप है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा फोकस और करना है मेरे भाई, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। सही। सलमान यार, आपका इंटरव्यू लेंगे मेरे भाई कल, ठीक है, आपसे वादा रहा।